हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 4 CWSN जो डिस्कस कर रही हूँ उसका थर्ड पार्ट डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपके साथ कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी डिस्कस करूंगी। इससे पहले मैंने आपके साथ डिसेबिलिटी के टाइप्स डिस्कस किए थे, डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, ये बताया था। तो आज कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। टोटल 10 कॉजेज हैं, यानी कारण क्या क्या हो सकते हैं किसी की डिसेबिलिटी के, वो कारण यहाँ डिस्कस किए गए हैं। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि लास्ट टाइम जब मैंने ये वीडियो डिस्कस किया था तो टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी में मैंने कॉजेज डिस्कस किए थे, ठीक। तो ये कॉजेज क्यों डिस्कस कर रही हूँ? फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम में अगर कॉजेज के बेस पर ही क्वेश्चन आ गया, जैसे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉजेज फॉर डिसेबिलिटी, देन व्हाट यू विल गोइंग टू डू, तब आप क्या करेंगे? क्योंकि ये जो कॉजेज हैं ये सफिशिएंट नहीं है आपके एक लॉन्ग आंसर के लिए 5 मार्क्स के, तो इसलिए कॉजेज अलग से डिस्कस कर रहे हैं और आपकी बुक में भी मेंशन है अलग से कॉजेज। तो इसका सेपरेट क्वेश्चन अगर आए तो वहां से आप कॉजेज का नोट्स रेफर करके तब अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बाकी ये जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, ये अगर एक्सप्लेनेशन टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी या कोई पर्टिकुलर डिसेबिलिटी पूछ ली जाती है तो उसके केस में आप इतना बड़ा आंसर लिखेंगे एंड दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। तो स्टार्ट करते हैं। कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटीज में सबसे पहला है जेनेटिक। पहला जेनेटिक कारण है आपका एनोमॉलीज इन जीन्स। एनोमॉलीज का मतलब होता है, जैसे हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोगों की फिंगर्स वगैरह आपस में जुड़ी हुई सी होती हैं, या आप इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ऋतिक रोशन का जो अंगूठा है, राइट, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम एनोमॉलीज कहेंगे। जीन्स की प्रॉब्लम की वजह से ये होता है, लेकिन वो कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके केस में। लेकिन कुछ लोगों के पैर के पूरे कहो 3-4 उंगलियां आपस में अटैच हैं, जिससे उनको चलने में दिक्कत हो रही है, जिससे उनको रनिंग में दिक्कत होती है, या हाथ की फिंगर्स आपस में ज्वाइन है, पर्टिकुलर अंग जो है वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है उस कारण से, क्योंकि फिंगर्स वगैरह आपस में ज्वाइन है। तो ये चीज डिसेबिलिटी में ही आती है। तो ये जीन्स के कारण होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग आपके या फिर आपके पेरेंट्स में ये जीन्स इस टाइप के हैं, डिस्टर्ब टाइप के, तो वो बच्चे में ट्रांसफर हो जाए तो वो एनामोलीज ऑफ जीन्स कहलाता है। एंड ओवर एक्सपोजर टू रेडिएशन, या फिर बहुत ज्यादा रेडिएशन के पास आपके जो पेरेंट्स हैं या फिर जो पूरा एक फैमिली बैकग्राउंड ही है वो रेडिएशन के बहुत ज्यादा टच में रहा है, तो भी पर्टिकुलर डिसेबिलिटी डेवलप हो सकती है किसी के अंदर। मे ब्रिंग जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज लाइक स्पाइनल बाइफिडा। स्पाइनल बाइफिडा का मतलब होता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो स्प्लिट हो, यानी टुकड़ों में हो, या फिर किसी तरह का स्पाइनल कॉर्ड में डैमेज हो जाए, या डैमेज वो जेनेटिक कॉज के कारण ही पैदा होते ही है पर्टिकुलर बोन्स में, तो वो चीज आपकी स्पाइनल बाइफिडा कहलाती है। मस्कुलर डायस्ट्रॉफी, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि मसल्स का इरेगुलर होना, मसल्स का प्रॉपर वे में काम ना करना, तो ये चीजें भी जेनेटिक हो सकती हैं। एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी कि इंटेलेक्चुअल दिमागी डिसेबिलिटी भी जेनेटिक कारण से ही बहुत ज्यादा मेजर केसेस में देखा जाता है कि होती है। तो ये हो गए आपके जेनेटिक। नेक्स्ट आते हैं पॉवर्टी। बिल्कुल गरीबी के कारण भी डिसेबिलिटी हो सकती है किसी इंसान को। पुअर लिविंग कंडीशन अच्छी नहीं है। नॉट एसेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ केयर अच्छा नहीं मिलता, ड्रिंकिंग वाटर सही नहीं है, प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं है, न्यूट्रिशन 2 टाइम का खाना प्रॉपर नहीं मिलता, तो पॉवर्टी यानी गरीबी के कारण भी आदमी डिसेबल हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं एक्सीडेंट, यानी किसी तरह का कोई अनप्रिडिक्टेबल एक्सटर्नल कॉज हो गया, एक्सीडेंट हो गया है, तो भी वो डिसेबिलिटी में राइज हो सकता है। जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ काम करना बंद कर दिया, या पैर में चोट आ गई जिससे पर्टिकुलर पर्सन पूरी उम्र भर काम ना कर सके, तो ये सारी कारण एक्सीडेंट्स में आते हैं। दोज हु एम्प्लॉयड एट डेंजरस वर्क प्लेसेस, जो लोग बहुत ज्यादा डेंजरस वर्क प्लेस में काम करते हैं, ऐसी नौकरी है उनकी जो डेंजरस है, जैसे माइंस वगैरह में जो लोग काम करते हैं, केमिकल इंडस्ट्री में, या फिर कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करते हैं, तो उनको अगर किसी कारण कोई एक्सीडेंट के टच में वो आते हैं तो डिसेबिलिटी ही राइज होती है उससे। नेक्स्ट आते हैं डिजीजेस, यानी बीमारियों की। बीमारियां भी आपकी डिसेबिलिटी का एक कारण हो सकती हैं। इफ अ चाइल्ड इज नॉट वैक्सीनेटेड ऑन टाइम, अगर
एक बच्चे को प्रॉपर वैक्सीनेशंस नहीं लगे हैं तो इस कारण से वो आगे डिसेबिलिटी का रूप ले सकता है उसका ये इन्फेक्शन। देन दे कैन कॉज डिजीज लाइक पोलियो। पोलियो हम सब जानते ही हैं, वैक्सीनेशन उसकी लगती है, अगर वो लगे ना तो आगे जाकर पोलियो हो सकता है बच्चे को। इन्फेक्शियस डिजीजेस कैन कॉज ड्यूरिंग इन्फेंसी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान भी जो वैक्सीनेशन वगैरह लगते हैं, अगर वो भी मदर अवॉइड करे तो आगे जब बच्चा होगा तो उस केस में उसको डिसेबिलिटीज हो सकती हैं। देन बाय द इन्फेक्टेड मदर रिजल्ट्स इन ग्रोथ रिटार्डेशन। ग्रोथ रिटार्डेशन का मतलब होता है कि आपके जो ग्रोथ है यानी बहुत धीमे स्तर पे वो ग्रोथ हो रही है एक बच्चे में, जितना डेवलपमेंट होना चाहिए एज के हिसाब से उतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तो उसे हम ग्रोथ रिटार्डेशन कहते हैं और ये एक तरीके की बीमारी में ही आता है। देन सीजर्स मतलब होता है सडन चेंज ड्यू टू ब्रेन, मतलब ब्रेन इम्पल्स या ब्रेन कम्युनिकेशन प्रॉपर ना हो रहा हो, इसकी वजह से बच्चे में या फिर पर्टिकुलर पर्सन में बिहेवियर का बार बार चेंज होना, तो ये भी आपका बीमारी के कारण हो सकता है। कॉन्जेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस, तो ये इतना भयंकर नाम जो है, ये इसका मीनिंग सिंपल इतना ही है कि किसी भी तरह के इम्यून सिस्टम का काम करना बंद कर देना। जैसे कोई आपको ऐसा इन्फेक्शन हो जाए या किसी पर्सन को ऐसा इन्फेक्शन हो जाए जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम वर्क करना बंद कर दे, तो वो बीमारी कहलाती है कॉन्जेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस। तो ये सारे कारण आपके डिजीज यानी बीमारी के कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस। तो बिल्कुल डिस्टर्बेंस इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, अगर उसमें ही कोई डिस्टर्बेंस हो जाता है तो भी आदमी डिसेबल हो सकता है। मेंटल डिसेबिलिटी और फिजिकल डिसेबिलिटी दोनों हो सकती है। देन आते हैं 6 पे यानी माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन में है इट कैन अफेक्ट दी हेल्थी ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड। एक बच्चे की जो ग्रोथ होती है या उसका ग्रोथिंग पीरियड होता है उसमें न्यूट्रिशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और अगर यही न्यूट्रिशन इफेक्ट हो जाए तो आगे जाकर किसी भी तरह की डिसेबिलिटी हो सकती है। जैसे हम सब जानते हैं आयोडीन डेफिशिएंसी होती है, लैक ऑफ विटामिन के कारण ब्लाइंडनेस हो सकती है, आगे चल के आंखें कमजोर हो सकती हैं। ऑस्टियोमैलेशियस यानी इसका मतलब होता है रिकेट्स, बच्चों में रिकेट्स के नाम से जाना जाता है, या बोन्स वगैरह बहुत ज्यादा कमजोर रहना, कैल्शियम वगैरह की कमी, लर्निंग डिसेबिलिटी याददाश्त का कमजोर होना, चीजें याद नहीं होना, तो ये सारे कारण आपके माल न्यूट्रिशन में आते हैं, इस कारण से भी डिसेबिलिटी हो सकती है। 7 पॉइंट पे आते हैं रेडिएशन। एक्सीडेंट अकरिंग एट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। रेडिएशन यानी कि पावर प्लांट्स वगैरह में काम करने वाले लोग, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में काम करने वाले लोग रेडिएशन के टच में बहुत ज्यादा आते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के किसी भी तरह की डिसेबिलिटी राइज हो जाए या एक पूरी पॉपुलेशन में वो रेडिएशन सर्कुलेट होकर जीन्स को या फिर आगे की जनरेशन को या पर्टिकुलर जनरेशन को इफेक्ट कर जाए और डिसेबिलिटी राइज हो जाए, तो वो रेडिएशन का कॉज है। देन आते हैं टॉक्सिटी। यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, प्रेजेंस ऑफ लेड एंड मर्क्यूरी इन प्रोडक्ट्स। खाने पीने की चीजों में या फिर कंज्यूम करने वाली चीजों में या फिर मेकअप वगैरह में बहुत ज्यादा लेड, मर्क्यूरी, या खाने की चीजों में पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स ये बहुत ज्यादा मात्रा में अगर हो जाएं तो टॉक्सिटी उसको हम कहते हैं, और इस कारण से भी डिसेबिलिटी अराइज होती है पर्सन में। कैन कॉज लास्टिंग इलनेस एंड डिसेबिलिटी। इसमें एग्जाम्पल आप दे सकते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी का, कि वो पर्टिकुलर ट्रेजेडी के कारण कई जनरेशन जो थी वो नॉर्मल उनकी बर्थ नहीं हुई थी, वो लगातार डिसेबल ही बच्चे जो थे वो पैदा हो रहे थे, तो वो ट्रेजेडी की वजह से था। तो गैस वो इस तरह की रिलीज हुई थी जिसकी वजह से वो टॉक्सिक गैस थी, खतरनाक गैस थी, तो उसके कारण ये डिसेबिलिटी अराइज हुई। देन आते हैं वायलेंस एंड ट्रॉमा। वायलेंस एंड ट्रॉमा में आता है वायलेंट फिजिकल अटैक्स में कॉज डिसेबिलिटी। बिल्कुल वायलेंट बिहेवियर किसी का, मारपीट किसी की, या पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही मतलब बच्चे को मारा जा रहा है, बचपन से ही वो मार खा रहा है, या उसके कारण उसका हाथ वाथ डिसेबल हो जाए, पैर डिसेबल हो जाए, या किसी भी तरह का फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी, तो वो वायलेंस एंड ट्रॉमा में आएगा। दैट मे बी मेंटल ऑल्सो। मेंटल अगर ट्रॉमा है तो उसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये चीज एक याद रख लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म और इसका मीनिंग कई बार एमसीक्यू वगैरह में या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आता है। पीटीएसडी क्या है, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि मैम आगे तो डिसऑर्डर पढ़े, उसमें ये डिसऑर्डर था ही नहीं,
तो बिल्कुल ये डिसऑर्डर यहाँ पे मेंशन है और इसका मीनिंग होता है ट्रॉमेटिक इंसिडेंट। कोई ऐसा इंसिडेंट किसी पर्सन के साथ हो जाना जिसे भुलाना बहुत मुश्किल हो, या उससे उसको सदमा लग जाए उस इंसिडेंट से, या उसने ऐसा कुछ देखा हो या वो इंसिडेंट से सफर किया हो। तो इस तरह का दिमाग का डिसऑर्डर जो है वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहलाता है। ठीक है, ट्रॉमेटिक मतलब डर, ठीक है, पोस्ट मतलब कि उस इंसिडेंट के होने के बाद जो डर एक इंसान में हो जाए, तो वो स्ट्रेस डिसऑर्डर पोस्ट PTSD कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं लास्ट पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट हमारा है मेडिकल माल प्रैक्टिस। मेडिकल माल प्रैक्टिस मतलब इल क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, यानी कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, डॉक्टर हैं, वो इल क्वालिफाइड है और उनकी गलती की वजह से पर्टिकुलर पर्सन को किसी तरह की डिसेबिलिटी हो जाए ड्यूरिंग मेडिकल ट्रीटमेंट। पुअर हेल्थ फैसिलिटी, हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज प्रॉपर ना हो हेल्थ से रिलेटेड, तो नॉट स्टेरिलाइजिंग इक्विपमेंट, यानी कि ऑपरेशन के वक्त या फिर वो जो आपको इंजेक्शंस लगते हैं वो चीजें प्रॉपर स्टेरिलाइज नहीं है, क्लीन नहीं है, तो उसके कारण किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए या उस कारण से किसी तरह की डिसेबिलिटी राइज हो जाए, ऑपरेशन सही से नहीं हो रहा, डॉक्टर्स की गलती, तो ये सारी चीजें मेडिकल माल प्रैक्टिस में आती हैं। रॉन्ग मेडिकेशन, गलत दवाइयां देना जिसकी वजह से रिएक्ट हो जाए शरीर में और वो किसी डिसेबिलिटी का रूप ले ले, तो ये सारी चीजें मेडिकल माल प्रैक्टिस हैं। तो ये आपके खत्म हुए 10 कॉजेज मेडिकल माल प्रैक्टिसेस: वायलेंस एंड ट्रॉमा, टॉक्सिटी, रेडिएशन, माल न्यूट्रिशन, हार्मोनल इम्बैलेंस, जेनेटिक, पॉवर्टी, एक्सीडेंट्स एंड डिजीज। आई होप आपको ये सारे कॉजेज क्लियर हुए हो। कहीं कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें, कोई राय है तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे की वीडियोस प्रोवाइड हो सके, जो कि क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन के सारे पार्ट्स डिस्कस कर रही हूँ मैं। तो शेयर जरूर करें चैनल को, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।